नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और दोस्तों हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 26 दिसंबर को जो यूजीसी नेट हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी। तो यहाँ पे कुछ और प्रश्न हमने शामिल किए हैं, कुछ और लोगों ने, कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ये प्रश्न भेजे हैं कि 26 तारीख को ये प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों शिफ्टों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो कुछ फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं और कुछ सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए प्रश्नों की व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं में उत्तर प्रदेश के किस जिले की बात की है? अमोड़ा, ललितपुर, जमोड़ा या फिर लोहितपुर। प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं में उत्तर प्रदेश के किस जिले की बात की है? सही उत्तर है ललितपुर, ऑप्शन दूसरा। दोस्तों इससे पहले भी हमने कई सारे प्रश्न, 2 वीडियोज़ और बनाई थी जो कि हिंदी 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर आधारित थी। उस पर आधारित जो प्रश्न थे 26 दिसंबर को जो पूछे गए थे उन पे वो वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है इसी प्रकार की, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो ये वैसे प्रश्न हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे इसके उत्तर प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है राज्यश्री, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामिनी 1933। जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ नाटक दिए हुए हैं और उनका सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला गया था प्रश्न में। तो यहाँ पे अब कौन से ऑप्शन में ये था वो तो मुझे नहीं पता दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने उनके सही उत्तर प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार से जो भी लगा रहा हो वहाँ तो आप उसे देख सकते हैं। फिर है, गोदान उपन्यास में किस गांव का जिक्र हुआ है? जो गोदान उपन्यास है उसमें किस गांव का जिक्र हुआ है? ऑप्शंस दे, जिसमें से ए और बी, बी और सी और ए और सी करके ऑप्शंस पूछा गया था। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही थे, जिसमें बेलारी और सेमरी गांव के नाम सही थे। ठीक है, गोदान उपन्यास में बेलारी और सेमरी गांव के नाम सही थे। फिर अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार काव्य में संकलित कविता है। कौन सी कविता है संकलित है आंगन के पार द्वार में? ऑप्शंस दिए गए थे कई सारे, लेकिन जो सही उत्तर था वो था असाध्य वीणा। ठीक है, असाध्य वीणा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। यहाँ पे प्रश्न पूछा था, सही क्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे कौन से ऑप्शंस सही था वो तो नहीं पता। पर यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हमने सही उत्तर प्रस्तुत किया है कि आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी और हानुश 1977 ईस्वी। दोस्तों ये ऊपर के जो 3 नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये मोहन राकेश के नाटक हैं। और जो हानुश नाटक है वो किसका है? जो ऊपर के नाटक हैं वो, और जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो हानुश नाटक है वो भीष्म साहनी जी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश जी के हैं और हानुश भीष्म साहनी जी का नाटक है। चलिए आगे देखते हैं कि लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? तो सही उत्तर था उसमें कोशी का घटवार। अगला प्रश्न है, कवियों का जन्मकाल के अनुसार सही क्रम होगा। ये प्रश्न पूछा गया था जिसमें ये कवियों के नाम दिए हुए थे, स्वयंभू, लुईपा, पुष्पदंत, हेमचंद्र। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है कि लुईपा का जो जन्म है वो 773 ईस्वी दिया हुआ है। किसके अनुसार? ये गोविंद पांडे की पुस्तक में दिया हुआ है।
ठीक है। रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र की पुस्तक में ढूंढेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा लुइपा 773 ईस्वी, स्वयंभू 783 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी ईस्वी और हेमचंद्र 1088 ईस्वी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रम हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम होगा। अब यहाँ पे चौथा क्रम नहीं पता था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो 3 पता है वो ये है कि पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ। पंच परमेश्वर 1916 में, बूढ़ी काकी 1920 में और सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? कल्पलता ऑप्शंस था कल्पलता, तो सही उत्तर है कल्पलता। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे ना वो उपन्यास पर पूछे गए थे, पहली शिफ्ट हो चाहे दूसरी शिफ्ट हो। तो अब जितने भी हमारे पास यहाँ पे कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध दिए हैं, नाटक दिए हुए होंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, उनको हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं ताकि ये जो प्रश्न पूछता है ऐसे प्रश्न हमसे छूटे नहीं। ठीक है। परिंदे, परिंदे कहानी के पात्र पूछा था, 2 पात्र थे। तो यहाँ पे जो परिंदे कहानी है उसके सारे पात्र हमें याद होने चाहिए। अब जो हम क्लासेस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हालांकि बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन क्लासेस में ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे। जिसमें सही उत्तर था दोस्तों डॉक्टर मुखर्जी। फिर प्रश्न है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव कवि की कितनी रचनाएं बताई हैं? शुक्ल जी ने अपना जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें देव की कितनी रचनाएं बताई हैं? 23। फिर अगला प्रश्न है, हितैषी किस कवि का उपनाम है? उत्तर था, ऑप्शन दिया हुआ था एक, जगदम्बा प्रसाद मिश्र का हितैषी। फिर प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं? कौन कौन से पात्र हैं? यहाँ पे भी ऑप्शन ए, बी, सी और ए सी के तौर पे दिए हुआ था, मतलब 2 ऑप्शन सही थे, भट्टिनी और नीलिका। भट्टिनी और निमिका। फिर प्रश्न है, चंपा, चंपा द्वीप कौन सी कहानी में है? उत्तर था आकाश द्वीप। चंपा द्वीप कौन सी कहानी में है? उत्तर है आकाश द्वीप। चंपा एक नायिका है आकाश द्वीप की, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंपा के नाम पर ही ये जो चंपा द्वीप का नाम पड़ा था। ठीक है। फिर प्रश्न है, कमलेश्वर की कहानियां हैं? ऑप्शन पूछा था यहाँ पे ए बी सी और ए सी के तौर पे, तो सही उत्तर था वहाँ पे राजा निरंबसिया और कस्बे का आदमी। फिर प्रश्न है, घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है? यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि लाक्षणिकता, व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, संध्या भाषा। तो दोस्तों यहाँ पे लाक्षणिकता तो है, व्यंजकता भी है, उक्ति वैचित्र्य भी है और संध्या भाषा ये नहीं है। ऑप्शन चौथा जो यहाँ पे दिया हुआ है संध्या भाषा, ये नहीं है। तो घनानंद के काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? संध्या भाषा। अब दोस्तों संध्या भाषा हम लोग जब डिटेल्ड में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था संध्या भाषा कौन यूज़ करता था? आदिकाल में सिद्धों के द्वारा यूज़ की गई जो भाषा थी उसे संध्या भाषा कहा जाता था। फिर प्रश्न है कि उपन्यासों का सही क्रम क्या है? उपन्यासों का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है, सीमाएं टूटती है, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। तो सीमाएं टूटती का है 1973,
मकान का 1976, पहला पड़ाव का 1976 और अंत में विश्रामपुर का संत 1998। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे। और भी प्रश्न अगर हमें मिलते हैं तो आने वाली वीडियोस में हम उन प्रश्नों को भी प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका एग्ज़ाम सही रहा हो। अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या फिर 6% और 12% के हिसाब से इसका रिजल्ट प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों फिर से हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की एक साथ, सीटीईटी, यूपीटीईटी और सुपर टीईटी की एक साथ। तो तैयारी कर लो के साथ बने रहें और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।